आमीन उन्हीं ख्यालात में गुम था कि ट्राम रुक गई। वो चौंक पड़ा। बहुत से लोग सवार हुए लेकिन उतरा कोई नहीं। इससे उसे तसल्ली हुई कि काली टोपी वाला ट्राम में मौजूद है। ट्राम लोगों से इतनी भर गई थी कि आमीन भीड़ में दब गया। अचानक उसकी नजर कंडक्टर पर पड़ी जो मुसाफिरों से किराया वसूल कर करके उन्हें टिकट दे रहा था। अरे मेरे पास तो किराए के लिए पैसे भी नहीं है। ये ख्याल आते ही अमीन का दिल खौफ से कांपने लगा। कंडक्टर मुझे ट्राम से उतार देगा, फिर क्या होगा? इधर का रहूंगा ना उधर का। इसने इर्द गिर्द खड़े हुए मुसाफिरों की तरफ देखा। वह सब अपने आप में मस्त थे। कोई अखबार पढ़ रहा था, कोई अपने साथी से कारोबार का रोना रो रहा था, कोई ऊँघ रहा था। गर्ज अमीन की तरफ किसी का भी ध्यान न था। दो आदमी एक बैंक की टिकटी के बारे में बातें कर रहे थे। एक कह रहा था डाकू सुरंग खोद कर बैंक में दाखिल हुए, उन्होंने एक तिनका तक न छोड़ा, सारा बैंक लूट गए। दूसरा बोला जिन लोगों ने बैंक के सेफ ले रखे थे उनके तो मजे होंगे। वो तो कहेंगे कि हमने इसमें हीरे और जवाहरात रखे थे, चाहे उन्होंने इनामी बॉन्ड और नकली सोने के जेवर ही क्यों न रखे हों। दोनों आदमी हंसने लगे और अमीन सोचने लगा कि यही हाल मेरा भी है। मुझ पर भी कोई यकीन ना करेगा कि मेरे पास 94 रुपए थे। ऐ खुदा, ये मुझे किस गुनाह की सजा मिली है। उसी वक्त कंडक्टर की आवाज उसके कानों में गूंजी, बेटिकट कोई ना हो, टिकट ले लीजिए। कुछ लोगों ने जेबों में हाथ डाले और पैसे निकालकर कंडक्टर को दे दिए। तुम्हारा टिकट हो गया? कंडक्टर ने उससे पूछा। जी जी, वो घबरा कर बोला। मेरे पैसे गुम हो गए हैं। पैसे गुम हो गए? कंडक्टर ने कहा, ये कहानी मैं रोज सुनता हूँ। तुम्हें जाना कहाँ है? मुझे अमीन की समझ में ना आया कि क्या कहे। खैर, कहीं भी जाना हो अगले स्टॉप पर उतर जाना, कंडक्टर बोला। लेकिन मुझे तो आगे जाना है, अमीन ये कहकर रो पड़ा। कंडक्टर लाल पीला होकर बोला, आगे जाना है तो किराया निकालो वरना उतर जाओ। इर्द गिर्द बैठे हुए मुसाफिर उन दोनों को देख रहे थे। अचानक एक शख्स ने कंडक्टर से कहा, इसे एक टिकट दे दो। ये कहकर वो जेब से पैसे निकालने लगा। आप नहीं जानते साहब, ये लड़के बहुत तेज होते हैं, कंडक्टर टिकट काटते हुए बोला। हम लोगों को इनसे वास्ता पड़ता रहता है। इनके पास पैसे होते हैं लेकिन टिकट नहीं लेते, बाद में कहते हैं कैसा बेवकूफ बनाया कंडक्टर को। ये लड़का ऐसा मालूम नहीं होता, उस आदमी ने कहा। अमीन ने इस आदमी से कहा, आपका बहुत शुक्रिया जनाब, कोई बात नहीं। वो आदमी बोला, आइंदा बस या ट्राम में उसी वक्त बैठना जब जेब में पैसे हों। ट्राम स्टॉप पर रुकी तो अमीन उठकर देखने लगा कि काली टोपी वाला उतरा है या नहीं, लेकिन वो नहीं उतरा। वो अपनी जगह पर फिर बैठ गया और उस आदमी से जिसने उसे टिकट खरीद कर दिया था कहने लगा, आप मुझे अपना पता दे दीजिए। क्यों? उसने ताज्जुब से पूछा। मैं घर से आकर आपको पैसे भेज दूंगा। अमीन ने कहा, मैं यहाँ एक हफ्ता रहूंगा। वो आदमी जोर जोर से हंसने लगा और दूसरे मुसाफिरों से बोला, कहता है अपना पता दे दीजिए, मैं घर से आकर आपको पैसे भेज दूंगा। बच्चा नेक मालूम होता है। दूसरे लोग भी हंसने लगे। बेटे और पैसे चाहिए तो ले लो, इस आदमी ने अमीन से कहा। जी नहीं शुक्रिया, मुझे और नहीं चाहिए, अमीन ने जवाब दिया। ट्राम रुकती रही और चलती रही। अब मुसाफिरों की भीड़ कम हो गई थी। अमीन चोर पर नजरें गाड़े बैठा था। वो सोच रहा था कि जब ये उतरेगा तो मैं इसके पीछे पीछे जाऊंगा और इसका घर देख लूंगा। मैं इसे से अपने पैसे जरूर वापस लूंगा, चाहे कुछ हो जाए। इधर अमीन ट्राम में काली टोपी वाले का पीछा कर रहा था, उधर उसकी नानी हमीदा को लिए स्टेशन का कोना कोना चांपती फिर रही थी, लेकिन अमीन का कहीं पता नहीं था। आखिर हमीदा ने कहा, नानी, अमीन भाई शायद आए नहीं। आते तो मिल ना जाते। पता नहीं ये कौन सी गाड़ी आई है, जाओ पता तो करो, जाकर हैदराबाद वाली गाड़ी आई है या नहीं। किससे पूछो? हमीदा ने कहा। वो जो नीली वर्दी वाला बाबू खड़ा है ना, उससे पूछो कि हैदराबाद वाली गाड़ी कब आएगी। नानी ने बताया। हमीदा गेट पर पहुंची और नीली वर्दी वाले बाबू से कहने लगी, हैदराबाद वाली गाड़ी कब आएगी? उसने कहा, वो तो कब की आ चुकी, ये मुसाफिर उसी के तो हैं। अच्छा। हमीदा ने हैरत से कहा, आपने किसी लड़के को बाहर निकलते देखा है? बहुत से लड़के यहाँ से गुजरे हैं, बाबू ने हंसकर कहा। उसका नाम अमीन है, हमीदा बोली। बाबू की हंसी रुकने में न आती थी। वो बड़ी मुश्किल से बोला, मुन्नी, हम मुसाफिरों के नाम नहीं पूछा करते, ना उनकी तस्वीर उतारते हैं, समझी। हमीदा को गुस्सा आ गया और वो बड़बड़ाती हुई चली गई। गाड़ी तो देर की आ चुकी है, उसने नानी से कहा। हैं? नानी ने अपनी ऐनक संभालते हुए कहा। तो अमीन कहाँ चला गया? अगर उसे ना होता तो सईदा उतार बेचती। कहीं वो गलती से रास्ते में तो नहीं उतर गया? हमने तो उसे साफ साफ लिखा था कि उसे कहाँ उतरना है और हम लोग किस जगह उसे मिलेंगे। आप कहती थी कि वो बड़ा अक्लमंद लड़का है, हमीदा ने चोट की।
उसकी माँ और नानी हर वक्त अमीन की अक्लमंदी की तारीफ करती रहती थी। इससे हमीदा चिढ़ जाया करती थी। या अल्लाह, अब क्या होगा? नानी हाथ मल कर कहने लगी। 5 मिनट इसी तरह गुजर गए। अब इंतजार करने से क्या फायदा? हमीदा ने उकता कर कहा। जरा एक नजर और डाल लो प्लेटफॉर्म पर, नानी ने कहा और हमीदा मुंह बनाती हुई चली गई। कुछ देर बाद वो लौटी और बोली, वो तो खाली पड़ा है, चलिए आप घर चलें। चलो, नानी ने ठंडी सांस भरकर कहा। वो घर पहुंचे तो हमीदा की वालिदा और वालिद उनका इंतजार कर रहे थे। जब उन्होंने ये सुना कि अमीन इस गाड़ी से नहीं उतरा तो उनके पैरों तले की जमीन निकल गई। हमीदा के वालिद ने कहा कि अमीन की माँ को फौरन तार दिया जाए, लेकिन हमीदा की वालिदा ना मानी। वो कहने लगी, खुदा के लिए ऐसा ना करना, उसकी तो जान ही निकल जाएगी। दूसरी गाड़ी भी देख ली जाए, शायद उससे आ जाए, खुदा करे ऐसा ही हो। नानी ने कहा, मेरा तो दिल बैठ रहा है, अल्लाह रहम करे। ट्राम सदर के जंक्शन पर पहुंचकर रुक गई। सब मुसाफिर उतरने लगे। काली टोपी वाला भी उतरा। उसे देखकर अमीन भी उतरा और उसके पीछे पीछे चल पड़ा। काली टोपी वाला बोहरी बाजार की तरफ हो लिया और वहां जाकर करीब के एक होटल में घुस गया। अमीन भी दुकानों की आड़ लेता हुआ होटल के करीब पहुंचा। होटल के पास ही कोने पर अखबार की एक दुकान थी, जिस पर बहुत से रसाले और अखबार लटके हुए थे। उनकी आड़ में छुपने का बहुत अच्छा मौका था। अमीन एक कोने में हो गया, सर से टोपी उतार ली और सोचने लगा कि अब क्या करे। काली टोपी वाला होटल में खिड़की के पास ही बैठा था। वो सिगरेट पी रहा था और बहुत खुश नजर आ रहा था। उसे देखकर अमीन को सख्त गुस्सा आया। चोर तो मुझसे में था और बेचारा लूटने वाला मुसीबत में। वो यही सोच रहा था कि अचानक उसके पीछे मोटर का हार इस जोर से बजा कि वो उछल पड़ा। उसने घबरा कर पीछे देखा तो उसी की उम्र का एक लड़का खड़ा हंस रहा था। डर गए, उसने कहा। मैं समझा कि कार आ गई है, अमीन ने जवाब दिया। उस पर वो लड़का फिर हंसने लगा। तुम इस मोहल्ले के मालूम नहीं होते, क्योंकि मुझे और मेरे हार्न को यहाँ सब जानते हैं। मैं हैदराबाद से आया हूँ, अमीन ने जवाब दिया। अभी सीधा स्टेशन से चला आ रहा हूँ, तभी तो तुम्हारे कपड़े गंवारू जैसे हैं, लड़के ने कहा। जरा जुबान संभाल कर बात करो। अमीन को गुस्सा आ गया। ज्यादा जोश में मत आओ, हार्न वाले लड़के ने कहा। आज गर्मी ज्यादा है, फिर भी अगर तुम लड़ना ही चाहते हो तो मैं तैयार हूँ। मैं खाम खा लड़ना नहीं चाहता, अमीन ने कहा और उसने होटल पर नजर डाली। काली टोपी वाला वहाँ मौजूद था। मेरा ख्याल है तुम्हें कोई काम नहीं है, हार्न वाले लड़के ने कहा। तुम यहाँ बहुत देर से खड़े हो, मालूम होता है किसी से छुप रहे हो। मैं एक चोर का पीछा कर रहा हूँ, अमीन ने कहा। क्या? हार्न वाला लड़का चिल्ला उठा। चोर? उसने क्या चुराया? किसकी चोरी की? मेरी, अमीन ने जवाब दिया। उसने ट्रेन में मेरे 94 रुपए निकाल लिए, जो मुझे अपनी नानी को देने थे। वो नाज़माबाद में रहती हैं। अब मैं उसका पीछा कर रहा हूँ। वो देखो, वो उस होटल में बैठा है, कितना खुश नजर आ रहा है। वो है काली टोपी वाला। वाह, कैसी मजे की बात है, लड़के ने कहा। अब तुम क्या करोगे? मुझे खुद नहीं मालूम, अमीन ने जवाब दिया। यूं ही इसका पीछा करते रहूंगा। तुम पुलिस से क्यों नहीं कहते? लड़के ने कहा। उससे कुछ फायदा नहीं होगा, अमीन बोला। मेरे पास कोई सबूत नहीं है। लड़का समझ गया। नानी स्टेशन पर मेरी राह तक रही होंगी, अमीन ने उदास होकर कहा। लड़के ने कुछ देर सोचा, फिर कहने लगा। चोर का पीछे करना और उसे पकड़ना बड़े मजे की बात है। अगर तुम कहो तो मैं भी तुम्हारी मदद करूं। नेकी और पूछ-गूछ, अमीन खुशी से बोला। रुस्तुम है और मेरा? चलो ठीक है, लड़के ने कहा। मेरा नाम रुस्तुम है और अमीन। चलो ठीक है, लड़के ने कहा। मेरा नाम रुस्तुम है और मेरा अमीन, अमीन ने कहा। दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। हमें काम शुरू कर देना चाहिए, रुस्तम ने कहा। तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? 1 पैसा भी नहीं, अमीन ने कहा। रुस्तम सोच में पड़ गया। तुम्हारे दोस्त नहीं हैं? अमीन ने पूछा। वो भी आ जाते तो अच्छा था। ख्याल तो अच्छा है, रुस्तम बोला। मुझे सिर्फ 2-4 गलियों में हार्न बजाना पड़ेगा और हमारी सारी फौज जमा हो जाएगी। तो जाओ, अमीन ने कहा, लेकिन देर ना लगाना वरना वो बदमाश गायब हो जाएगा। रुस्तम बोला। मैं चुटकी बजाते मैं आता हूँ। अभी तो वो खा रहा है, जल्दी नहीं उठेगा। मुझे तो ऐसा मौका पहली मर्तबा मिला है। ये कहकर वो तीर की तरह गली में गायब हो गया। अमीन ने इत्मीनान की सांस ली। अब उसे पैसे मिलने की कुछ उम्मीद हो गई थी। 5 मिनट के बाद अमीन को हार्न की आवाज आई। हार्न वाले के पीछे पीछे कोई 2 दर्जन लड़के चले आ रहे थे। हॉल्ट, रुस्तम ने करीब आकर जोर से कहा। फिर उसने अमीन से पूछा। क्यों कैसा रहा? बहुत बढ़िया, अमीन खुश होकर बोला। अच्छा तो दोस्तों, ये है अमीन, हमारा हैदराबाद का दोस्त, और वो है बदमाश जिसने इसके पैसे चुराए हैं, वो काली टोपी वाला। रुस्तम ने हाथ के इशारे से बताया। अब उसे पकड़ना हमारा काम है। हम उसे जाने देते हैं भला?
ایک اینک والے لڑکے نے کہا۔ ہم اسے کپتان کہتے ہیں، یہ ہمارا لیڈر ہے، رستم نے اینک والے لڑکے کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ اس کے بعد اس نے سب لڑکوں کا باری باری نام بتایا۔ اچھا اب کام شروع ہو جائے، کپتان بولا۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس پیسے کتنے ہیں۔ سب لڑکوں نے جیبوں میں ہاتھ ڈال کر پیسے نکالے اور کپتان انہیں جمع کرتا گیا۔ ایک چھوٹے سے لڑکے کے پاس، جسے وہ منا کہتے تھے، 1 روپیہ نکلا۔ وہ خوشی سے اچھل رہا تھا۔ کل 5 روپے 8 پیسے ہوئے۔ کپتان نے کہا، انہیں 3 حصوں میں تقسیم کر لیں تاکہ اگر الگ الگ ہونا پڑے تو کام ہے۔ اسے اور امین کو 2 روپے دے دیے گئے اور باقی پیسے رستم کو ملے۔ چور کو پکڑتے ہی میں یہ روپے واپس کر دوں گا، امین نے کہا۔ اب کیا کریں؟ میرا خیال ہے کہ یہ تھیلا کہیں رکھ دیتے تو اچھا تھا۔ لاؤ مجھے دو، میں اسے اپنے گھر رکھ آتا ہوں، رستم نے کہا۔ جاتے ہوئے اس کمبخت کو بھی دیکھتا جاؤں گا، ذرا ہوشیاری سے، کپتان نے کہا۔ اگر اسے شبہ ہو گیا کہ ہم اس کا پیچھا کر رہے ہیں تو کام خراب ہو جائے گا۔ کیا تم مجھے بدھو سمجھتے ہو؟ رستم نے کہا اور بھاگ کھڑا ہوا۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آیا اور بولا، سب ٹھیک ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں کہیں چل کر میٹنگ کرنی چاہیے، امین نے کہا۔ یہاں تو بہت سارے لوگ ہیں۔ مارکیٹ کے پیچھے چلو، کپتان بولا۔ 2 لڑکے یہیں کھڑے رہیں گے، اگر وہ جانے لگے گا تو ایک لڑکا آ کر ہمیں بتا دے گا اور ہم فوراً بھاگ کر آ جائیں گے۔ یہ سب مجھ پر چھوڑ دو، رستم نے کہا۔ میں یہاں پہرا دوں گا، تم فکر مت کرو۔ رستم نے ایک لڑکے ارشد کو روک لیا اور باقی امین اور کپتان کے ساتھ چلے گئے۔ سب لڑکے صدر مارکیٹ کے پیچھے والے میدان میں جا کر بیٹھ گئے۔ ان کے چہروں سے یوں لگتا تھا جیسے کوئی بہت بڑا فیصلہ کرنے آئے ہیں۔ کپتان نے اینک اتار دی اور اس کے شیشوں کو صاف کرنے لگا۔ ہو سکتا ہے کہ ہمیں ٹولیوں میں بٹ جانا چاہیے، کپتان نے سوچ کر کہا۔ اس لیے ہمیں کوئی ایسی جگہ چن لینی چاہیے جہاں سب جمع ہو جائیں۔ کس کا گھر سب سے زیادہ نزدیک ہے؟ 12 لڑکوں نے ہاتھ کھڑے کیے۔ کوئی ایسا بھی ہے جس کے ماں باپ آج کی رات گھر پر نہ ہوں؟ کپتان نے پوچھا۔ منا اٹھ کھڑا ہوا۔ میرے ابا اور امی باہر گئے ہیں، گھر میں صرف دادی جان ہیں، اس نے کہا۔ یہ ٹھیک ہے، کپتان نے کہا۔ منع کا گھر ہمارا دفتر ہوگا، لیکن میں تو خود گھر پر نہیں ہوں گا۔ کیوں نہیں ہوگے؟ کپتان نے پوچھا۔ میں بھی تمہارے ساتھ چور کو پکڑوں گا، منع نے جواب دیا۔ تمہارا گھر پر رہنا ضروری ہے، سب سے بڑا کام تو یہی ہے، کپتان نے کہا۔ اچھا اب تم گھر جاؤ۔ منا جانا نہ چاہتا تھا لیکن کپتان کا حکم تھا، اسے ماننا پڑا۔ وہ سر جھکا کر چلا گیا۔ کچھ لڑکوں کو یہاں بھی رہنا چاہیے، امین نے کہا۔ ہاں کیوں نہیں، کپتان بولا۔ میں، امین، رستم، کریم اور منیر چور کا پیچھا کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ وہ رات کو کہاں ٹھہرتا ہے۔ اور ہاں تراب، تمہیں پیغام لانا ہے، لے جانا ہوگا۔ لو بھائی، ساری باتیں طے ہو گئی۔ اور کھانے کے بارے میں کیا ہوگا؟ امین نے پوچھا۔ چند لڑکے اپنے اپنے گھر سے کھانا لائیں، کپتان نے کہا۔ یہ کام کون کرے گا؟ منیر، جلیل، فرید، بشیر اور منور کھڑے ہو گئے اور کپتان کے اشارے پر پانچوں بھاگ کھڑے ہوئے۔ تم باتیں تو بڑی بنا رہے ہو لیکن یہ نہیں بتایا کہ چور سے پیسے واپس کیسے لوگے؟ تراب نے کہا۔ کیوں نہ ہم سب مل کر اس پر جھپٹ پڑیں اور اس سے پیسے چھین لیں؟ نہ، کپتان جلدی سے بولا۔ یہ غلط بات ہے، اگر ہم نے اس سے روپے چھینے تو ہم ڈاکو بن جائیں گے اور پولیس ہمیں پکڑ لے گی۔ عجیب بات ہے، تراب نے کہا۔ عجیب بات ہے، تراب نے کہا۔ اگر کوئی آدمی میرے پیسے اڑا لے اور میں اس سے چھین لوں تو کیا میں ڈاکو بن جاؤں گا؟ کیوں نہیں، کپتان نے کہا۔ میں نے ایسی بکواس پہلے کبھی نہیں سنی، تراب غصے سے بولا۔ میرا خیال ہے کپتان ٹھیک کہتا ہے، امین نے کہا۔ اگر میں کسی کو بتائے بغیر اس کے پیسے لے لوں تو یہ چوری ہے۔ اس سے غرض نہیں کہ پہلے وہ پیسے کس کے تھے۔ بالکل سچ کہا، کپتان بولا۔ اچھا خدا کے لیے باتیں بند کرو، اب سوچنا یہ ہے کہ چور کو کس طرح پکڑیں۔ ایک بات پکی ہے، ہم اس بات کی کوشش کریں گے کہ چور اپنی مرضی سے ہمیں پیسے واپس کر دیں، ہم چرائیں گے نہیں اور نہ چھینیں گے۔ میرے سمجھ میں یہ نہیں آتا، تراب بولا، کہ میں اگر اپنی چیز کسی سے واپس لے لوں تو یہ چوری کیسے ہوئی؟ جو چیز میری ہے وہ میری ہی رہے گی، چاہے وہ کسی کے پاس ہو۔ یہ سمجھانا بہت مشکل ہے، کپتان نے کہا۔ بہت سے بڑی عمر کے لوگ بھی اسے نہیں سمجھتے۔ کہنے کو تو یہ ٹھیک ہے لیکن قانون کی نظر میں غلط ہے، تم چوری کے الزام میں پکڑے جاؤ گے۔ اچھا یہ تو بتاؤ، تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ کسی آدمی کا پیچھا کیسے کیا جاتا ہے؟ فخر نے پوچھا۔ اگر اسے علم ہو گیا تو سارا کام چوپٹ ہو جائے گا۔ تمہیں کوئی ایسا آدمی بھی تو چاہیے جو چور کے ساتھ ساتھ لگا رہے، حسن نے کہا۔ اس کام کے لیے میں ٹھیک رہوں گا، میں کتے کی آواز بھی نکال سکتا ہوں، پولیس کے پاس بھی تو کتے ہوتے ہیں۔ تمہارے پاس پستول بھی ہونی چاہیے، فخر کہنے لگا۔ ہاں، بندوق بھی چاہیے، کئی لڑکے بولے۔ بالکل نہیں، کپتان نے کہا۔ میں شرط لگاتا ہوں کہ چور کے پاس پستول ہے، تراب بولا۔ بھائی یہ تو معاملہ بگڑتا جا رہا ہے، امین نے کہا۔ جو ڈرتا ہے وہ گھر چلا جائے۔ تم مجھے بزدل کہہ رہے ہو، تراب نے آستین چڑھا کر کہا۔ آرڈر، کپتان نے حکم دیا۔ تم لوگ تو بالکل بچوں کی سی حرکتیں کر رہے ہو۔ بچے ہی تو ہیں، حسن نے جواب دیا، اور سب ہنس پڑے۔
मैं अपनी नानी अम्मा को एक खत भेजना चाहता हूँ। अमीन ने कहा। वो घबरा रही होंगी, हो सकता है कि वो पुलिस को खबर कर दें। क्या कोई लड़का मेरा खत ले जाएगा? उनका घर नाज़िमाबाद में है, मैं ले जाऊंगा। मुख्तियार ने कहा, जल्दी से लिख दो और मुझे बस के लिए पैसे भी दे दो। कप्तान ने उसे अठन्नी दी, उठाई, उसके ऊपर वाले हिस्से को फाड़कर सीधा किया और उस पर लिखा, प्यारी नानी अम्मा। अमीन ने जमीन पर पड़ी हुई सिगरेट की खाली डब्बियां मैं कराची खैरियत से पहुंच गया हूं, लेकिन अभी आपके यहाँ नहीं आ सकता। मुझे एक जरूरी काम है। आप फिक्र ना करें, काम खत्म होने के बाद मैं फौरन आ जाऊंगा। घर में सबको मेरा सलाम कहिएगा। आपका नवासा अमीन। इसके बाद उसने सिगरेट की डब्बी के अंदर वाले कागज पर अपने खालू का पता लिखा और मुख्तियार को दोनों चीजें दी। उनको ये बिल्कुल ना बताना कि मैं कहाँ हूँ और मेरे ऊपर क्या बीती है। तुम फिक्र ना करो, मुख्तियार बोला। मैं खाते देकर आऊंगा तो नन्हे से मालूम कर लूंगा कि तुम कहाँ हो। अमीन ने कहा, वरना मुसीबत आ जाएगी। ये कहकर वो सरपट भागा। इतने में 5 लड़के अपने अपने घर से खाना ले आए। अमीन को बड़े जोर की भूख लगी थी। उसने खूब सैर होकर खाया। तुम लोग इतनी देर से घरों से गायब हो, घर वाले कुछ नहीं कहेंगे? अमीन ने हैरत से कहा। कराची में इतनी देर तक तो बच्चे बाहर खेलते ही रहते हैं, कप्तान ने जवाब दिया। और मेरे वालिद साहब तो बहुत ही अच्छे हैं। उन्हें मालूम है कि मैं खराब लड़कों में नहीं खेलता, कोई गलत काम भी नहीं करता। उन्हें मुझ पर पूरा भरोसा है। अमीन ये सुनकर खामोश रहा। अच्छा, आप छोटे लड़के घर चले जाएं, कप्तान ने हुक्म दिया। सिर्फ रुस्तम, करीम और मुनीर मेरे साथ रहेंगे। कोई भी लड़का घर जाना ना चाहता था, लेकिन घर वालों के डर से सबको जाना पड़ा। वो एक एक करके रुखसत होने लगे। इतने में अरशद भागता हुआ आया। उसकी सांसें फूली हुई थी। उसे देखते ही कप्तान बोला, चलो, और सब लड़के उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। वो इतनी तेज दौड़ रहे थे जैसे दौड़ने का मुकाबला हो रहा हो। वो अखबार की दुकान के करीब पहुंचकर रुक गए। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते हुए उसके पास गए। रुस्तम, हमें देर तो नहीं हो गई? अमीन ने पूछा। घबराओ मत, रुस्तम ने कहा। जब मैं कोई काम करता हूँ तो पूरा करता हूँ। वो देखो सामने। उन्होंने देखा कि चोर फुटपाथ पर खड़ा इधर उधर देख रहा है। उसके बाद उसने दुकान से एक अंग्रेजी अखबार खरीदा और उसे उलट पुलट कर देखने लगा। ये तो पढ़ा लिखा मालूम होता है, करीम ने आहिस्ता से कहा। नहीं, उसने यूं ही अखबार ले लिया है ताकि उसकी आड़ में अपना चेहरा छुपा सके। मुनीर ने कहा, इसे ये मालूम तो नहीं हुआ कि तुम उसकी निगरानी कर रहे हो? कप्तान ने रुस्तम से पूछा। नहीं, रुस्तम ने जवाब दिया। वो तो नदीदों की तरह खाता रहा जैसे कई दिनों से भूखा हो। वो देखो, अमीन ने जल्दी से कहा। चोर ने अखबार को तय किया और एक तरफ को चलने लगा। लड़के भी उसके पीछे पीछे हो लिए। आखिर चोर एक गली के नुक्कड़ पर पहुंचकर रुक गया। कुछ देर बसों के गुजरने का इंतजार करता रहा और फिर गली में दाखिल हो गया। कप्तान ने रुस्तम से कहा, तुम इसके पीछे जाओ। ये सुनकर रुस्तम ने तेजी से सड़क अबूर की और नजरों से ओझल हो गया। वो शायद सराय में ठहरेगा, कप्तान ने सोचते हुए कहा। इस गली में एक सराय है और अगर रात को गायब हो गया तो? अमीन ने कहा। मेरा ख्याल है ऐसा नहीं होगा, कप्तान ने कहा। लेकिन रात भर इसकी निगरानी कौन करेगा? अमीन ने कहा। रुस्तम आ जाए तो कुछ सोचेंगे, कप्तान ने कहा। खुदा करे वो होशियारी से काम करे, अमीन ने कहा। वो बहुत होशियार लड़का है, करीम बोला। वैसे देखने में बुद्धू लगता है। वो बहुत होशियार लड़का है, करीम बोला। वैसे देखने में बुद्धू लगता है। हम में सबसे ज्यादा चालाक और निडर वही है, मुनीर ने कहा। इतने में रुस्तम आता दिखाई दिया। उसे देखकर सबके दिल उछलने लगे। क्या खबर लाए? कप्तान ने कहा। वो रात सराय में गुजारेगा, रुस्तम ने जवाब दिया। उसने रात भर का किराया दे दिया और रजिस्टर में अपना नाम पता भी लिखवा दिया। चलो, कप्तान ने कहा, अब चलकर मजे से सोते हैं। सुबह 6 बजे यहाँ पहुँच जाएंगे। कहीं वो इससे पहले ही उठकर रफू चक्कर ना हो जाए, अमीन ने बोला। ऐसा नहीं होगा, कप्तान ने कहा। इस किस्म के लोग सुबह जल्द नहीं उठते। कप्तान ठीक कहता है, रुस्तम ने कहा। मेरा भी यही ख्याल है, करीम ने कहा। अमीन, तुम मेरे घर चलो, कप्तान ने अमीन का हाथ पकड़कर कहा। फिर वो लड़कों से बोला, तुम लोग ठीक 6 बजे यहाँ पहुँच जाना। बहुत अच्छा, लड़के बोले। कप्तान का नाम असलम था, लेकिन दोस्तों में कप्तान के नाम से मशहूर था। वो उनके ग्रोह का सरदार था और सब उसका हुक्म मानते थे, क्योंकि वो बहुत ज़हीन, होशियार और निडर था। 7वीं जमात में पढ़ता था। उसका मकान सदर में था और उसके वालिद वकील थे। उसने अपने वालिद से कहा कि अमीन इसका दोस्त है और आज रात उसके पास रहेगा। उन्होंने कुछ ना कहा और अमीन मजे से साफ सुथरे और नर्म बिस्तर पर लेट गया। वो थका हारा और परेशान तो था ही, बिस्तर पर लेटते ही सो गया। कप्तान ने घड़ी में 5:45 बजे का अलार्म लगा दिया था। जो ही अलार्म बजा, दोनों दोस्त हड़बड़ाकर उठ खड़े हुए। जब वो सराय वाली गली के पास पहुंचे तो रुस्तम और करीम वहाँ पहले ही से मौजूद थे। हमें उन्हें देखकर दंग रह गया। कैसे अजीब वो गरीब लड़के थे, कितने हमदर्द, जोशीले और बहादुर। क्यों भाई, कहीं खिसक तो नहीं गया हमारा शिकार?
کپتان نے پوچھا۔ سو رہا ہے، میں ابھی دے کر آیا ہوں، رستم نے کہا۔ کسی نے تم سے پوچھا تو نہیں کہ یہاں کیوں گھوم رہے ہو؟ امین نے پوچھا۔ سرائے میں لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، کون کسی کو پوچھتا ہے؟ رستم نے کہا۔ اور میں تو یہ بھی معلوم کر آیا ہوں کہ اس کا نام کیا ہے اور وہ کہاں سے آیا ہے۔ شاباش، کپتان نے اس کی پیٹھ ٹھونک کر کہا، تم بہت ہوشیار جاسوس ہو۔ اب سڑک پر چہل پہل شروع ہو گئی تھی، رکشا، بسیں اور ٹیکسی آٹو سے نکل آئی تھی اور اکا دکا دکانیں بھی کھل گئی۔ ابھی وہ کھڑے سوچ ہی رہے تھے کہ منیر بھی آ گیا۔ اس نے منہ بھی نہیں دھویا تھا، یوں لگتا تھا جیسے سیدھا بستر سے اٹھ کر آ گیا ہے۔ تم میں سے کوئی جا کر ننھے کو بتا آئے کہ ہم لوگ یہاں ہیں، کپتان نے کہا۔ میں چاہتا ہوں، کریم نے کہا اور جلدی سے چلا گیا۔ اب دن پوری طرح نکل آیا تھا، دکانیں ایک ایک کر کے کھل رہی تھی اور سڑک پر کافی رونق ہو گئی تھی۔ کپتان نے رستم کو سرائے میں بھیجا، وہ چور کو دیکھ کر آئے۔ اس کے جانے کے بعد کپتان اور امین باتیں کرنے لگے۔ امین اسے حیدرآباد کی باتیں سنانے لگا۔ وہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ رستم آ گیا۔ وہ تو گھوڑے بیچ کر سو رہا ہے، اس نے کہا۔ میں نہ کہتا تھا کہ ایسے لوگ صبح سویرے نہیں اٹھتے، کپتان بولا۔ اتنے میں کریم بھی آ گیا۔ اچھا بھئی، اب ڈیوٹیوں پر لگ جائیں، کپتان نے کہا۔ رستم، تم اور منیر سرائے کے دروازے پر جا کر کھڑے ہو جاؤ، ہم تینوں یہیں رکیں گے۔ چور سرائے میں سے نکلے تو فوراً ہمیں خبر کر دینا۔ وہ دونوں چلے گئے۔ امیر اور کپتان نے پھر باتیں شروع کر دی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ انہیں سامنے سے بہت سے لڑکے آتے دکھائی دیے۔ لو، فوج آ گئی، کپتان نے کہا۔ کہیں یہ کام خراب نہ کرتے، مجھے بھی یہیں ڈر ہے، امین نے کہا۔ لڑکے قریب آئے تو کپتان نے کہا، دیکھو تم سڑک کی دوسری طرف ہی رہو، اگر چور کو شک ہو گیا تو سارے کیے کرائے پر پانی پھیر جائے گا۔ یہ بات لڑکوں کی سمجھ میں آ گئی اور وہ سڑک کی دوسری طرف جا کر کھیلنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کی تعداد بڑھنے لگی۔ اب 8 بج چلے تھے۔ کپتان اور امین سوچ رہے تھے کہ چور کو کیا ہو گیا ہے کہ مسافر خانے سے نکلتا ہی نہیں کہ اتنے میں منیر بھاگتا ہوا آیا۔ وہ آ رہا ہے، منیر نے آ کر بتایا۔ امین، تم اس دکان کی آڑ میں ہو جاؤ، کپتان نے کہا۔ پاس ہی بائیں جانب پان کی ایک دکان تھی، امین لپک کر اس کی آڑ میں ہو گیا۔ کچھ دیر بعد کالی ٹوپی والا گلی میں سے نکلا اور بندر روڈ پر آ گیا۔ اس کے پیچھے کچھ فاصلے پر رستم تھا۔ نہ جانے سڑک کی دوسری طرف سے لڑکوں نے اسے کیسے دیکھ لیا، وہ پھر فٹ پاتھ پر جمع ہو گئے۔ کالی ٹوپی والے کی نظر لڑکوں پر پڑی تو وہ بھی حیران ہوا کہ صبح صبح اتنے لڑکے گھروں سے نکل کر کیا کرنے آئے ہیں۔ پھر یہ سوچ کر کہ کھیل کود کا معاملہ ہوگا، بائیں طرف کو ہو گیا۔ جب وہ امین کے قریب سے گزرا تو امین جلدی سے ساتھ والے ہوٹل میں گھس گیا، اور جب کالی ٹوپی والا سامنے سے گزر گیا تو وہ فوراً ہوٹل سے باہر آ گیا۔ اتنے میں کپتان، رستم، کریم اور منیر بھی اس کے پاس آ گئے۔ ان کے پیچھے پیچھے لڑکوں کی فوج چلی آ رہی تھی۔ ان لڑکوں سے کہو کہ یہاں سے چلے جائیں، امین نے کپتان سے کہا۔ وہ نہیں مانیں گے، کپتان بولا۔ اگر یہاں بم بھی پھٹ جائے تب بھی وہ 1 انچ نہیں ہلیں گے۔ امین کو سوچ کر بولا، میری سمجھ میں ایک ترکیب آئی ہے، کیوں نہ سب لڑکے مل کر اسے گھیر لیں؟ بالکل ٹھیک ہے، رستم نے خوش ہو کر کہا۔ جب وہ یہ دیکھے گا کہ جہاں بھی جاتا ہے لڑکوں کی فوج اس کے ساتھ ہوتی ہے تو وہ گھبرا جائے گا، اور پھر ہم اس کو پولیس کی دھمکی دے کر پیسے لے لیں گے۔ اس بات پر سب لڑکوں کا اتفاق ہو گیا۔ کپتان نے لڑکوں کو اشارہ کیا اور وہ کالی ٹوپی والے کے گرد منڈلانے لگے۔ لڑکے اچھلتے کودتے ایک دوسرے کو دھکے دیتے، سیٹیاں بجاتے، گاتے اور اس کے ارد گرد چل رہے تھے، اور وہ حیران تھا کہ یا اللہ، یہ مصیبت سے کہاں سے آ گئی؟ یہ چھوٹے بڑے، کالے گورے، موٹے دبلے، اتنے سارے بچوں کا سیلاب کہاں سے آ گیا؟ دکاندار، پھیری والے، راہگیر، بسوں اور گاڑیوں کے مسافر بھی حیرت سے یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ کچھ لوگ سمجھے کہ یہ اسکول کے بچے ہیں اور کالی ٹوپی والا ان کا استاد ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھے کہ کوئی پاگل آدمی ہے جسے بچے تنگ کر رہے ہیں۔ کالی ٹوپی والا شرمندہ بھی تھا اور گھبرا بھی رہا تھا۔ اتنے میں ایک گیند بچے سے آئی اور اس کے سر پر سے گزر گئی۔ وہ چونک پڑا، صاف ظاہر تھا کہ یہ کسی بچے کی شرارت تھی، لیکن اس نے خاموش رہنے ہی میں خیریت سمجھی اور تیز تیز قدم اٹھانے لگا۔ یہ دیکھ کر لڑکوں نے بھی رفتار تیز کر دی۔ ذرا اس کا چہرہ تو دیکھو، رستم نے آہستہ سے کہا۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ چھینک کو روک رہا ہے۔ یہ سن کر دوسرے لڑکے ہنس پڑے۔ میرے آگے آگے رہنا، امین نے رستم سے کہا، کہیں وہ مجھے پہچان نہ لے۔ رستم سینہ پھلا کر امین کے آگے آگے چلنے لگا۔ کالی ٹوپی والا یہ معلوم کرنے کے لیے کہ آخر لڑکے چاہتے کیا ہیں، چلتے چلتے رک گیا اور پلٹ کر جس طرف سے آیا تھا اسی طرف کو ہو لیا۔ لڑکوں نے بھی ایسا ہی کیا اور اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ اب تو اسے پکا یقین ہو گیا کہ لڑکے اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں، لیکن کیوں، یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ اتنے میں کریم کالی ٹوپی والے کے سامنے جا کر جھوٹ موٹ لنگڑانے لگا۔ یہ کیا کر رہا ہے یہ؟
काली टोपी वाले ने गुस्से से कहा, रास्ता छोड़ो वरना पुलिस के हवाले कर दूंगा। जरूर करो, करीम ने कहा, हम भी यही चाहते हैं। लेकिन काली टोपी वाले में इतनी हिम्मत कहाँ थी कि पुलिस को बुला। इसने इधर उधर देखा। राहगीर मुड़ मुड़ कर उसको देख रहे थे। उसकी पेशानी पसीने से तर हो गई। अचानक उसकी नजर एक बैंक पर पड़ी। उसने लड़कों का घेरा तोड़ा और लपक कर बैंक में घुस गया। लड़कों के कदम रुक गए। मैं, अमीन और रुस्तम अंदर चाहते हैं, कप्तान ने कहा। तुम बाहर ठहरो। जो ही रुस्तम के हार्न की आवाज आए फौरन अंदर चले आना। अपने साथ सिर्फ 10 लड़के लाना, दूसरों को बाहर खड़ा रहने देना। ये कहकर कप्तान और रुस्तम भी बैंक में चले गए। अमीन इतना जोश में था कि सांस भी मुश्किल से ले रहा था। जिस वक्त का इंतजार था वो आ पहुंचा था। उसने 10 लड़के चुन लिए और बाकी लड़कों से कहा कि वो इधर उधर फैल जाए। काली टोपी वाला खरांची की खिड़की के पास खड़ा था और घबराई हुई नजरों से इधर उधर देख रहा था। सांची किसी काम में मसरूफ था। कप्तान दब्बे पाँव गया और उसके पीछे खड़ा हो गया। रुस्तम भी उसके पीछे पीछे था। खजांची काम से फारिग हुआ तो उसने काली टोपी वाले से पूछा, हाँ साहिब, क्या चाहिए आपको? मुझे नोट बनाना है, उसने जवाब दिया। रुपए के नोट दे दीजिए। ये कहकर उसने 10-10 रुपए के 7 और 5-5 के 3 नोट खजांची की तरफ बढ़ा दिए। खजांची नोट लेकर गिनने लगा। ठहरो कप्तान, चलाया, ये नोट चोरी के हैं। क्या कहा? खजांची ने चौंक कर कप्तान की तरफ देखा। बैंक के दूसरे क्लर्क भी काम करते करते रुक गए और कप्तान को देखने लगे। ये नोट इस आदमी के नहीं है, कप्तान ने जोर से कहा। ये इसने चुराए हैं। क्या बकवास कर रहे हो? काली टोपी वाले ने गुस्से से कहा और ये कहकर उसने कप्तान के मुंह पर जोर से चांटा लगाया। कप्तान चांटा खाकर संभला और फिर उसने काली टोपी वाले के पेट में इतनी जोर से घूंसा मारा कि वो लड़खड़ा गया। ये देखकर बैंक के सारे क्लर्क जंगले से बाहर आ गए। रुस्तम ने जोर जोर से हार्न बजाकर अपने दूसरे साथियों को भी बुला लिया। बैंक का मैनेजर भी अपने कमरे से निकल आया। क्या बात है, ये क्या शोर मचा रखा है? मैनेजर ने पूछा। जनाब, ये बदमाश छोकरे कह रहे हैं कि मैंने चोरी की है, काली टोपी वाला हाँफते हुए बोला। ये सुनकर अमीन लपक कर सामने आ गया और बोला, हाँ, तुमने चोरी की है। तुमने ये नोट ट्रेन में मेरी जेब से निकाले थे। मैं हैदराबाद से आ रहा था और रास्ते में सो गया था। डब्बे में हम दोनों के सिवा और कोई न था। काली टोपी वाले ने जब अमीन को देखा तो उसके होश उड़ गए। फिर झट झूठ बोला, मैं तो हफ्ता भर से कराची में हूँ। काली टोपी वाला बोला, झूठ, बिल्कुल झूठ। अमीन ने चीख कर कहा। तुम साबित कर सकते हो कि उसी ने तुम्हारे पैसे चुराए हैं? मैनेजर ने पूछा। अगर डब्बे में तुम दोनों अकेले थे तो गवाह कहाँ से लाओगे? एक क्लर्क ने कहा। अमीन और उसके साथ एक दूसरे का मुंह तकने लगे। यकायक अमीन को कुछ याद आया और वो उछल कर बोला, हाँ, एक औरत गवाह है। वो मेरी माँ को जानती है। वो रास्ते में उतर पड़ी थी।